दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 को पूरा कंप्लीटली देख चुके हैं और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2। जो भी स्टूडेंट्स ने सेट 1 को कंप्लीटली नहीं देखे मेरे भाई, आप लोग जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारा सेट 1। और इसके बाद मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों का सब्जेक्टिव सेट का सेट नंबर 3। तो मेरे दोस्तों इस तरह से मैं आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम और घोषणे से पहले इन 5 सेट को कंप्लीटली देख लेना है और रट्टा नहीं लगाना है। बस आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, सुनना है। जो चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा वो उस चीज को आप लोगों को देखना है, सिर्फ सुनना है। आपके माइंड में फिट करने की गारंटी मैं लेता हूं भाई, ठीक है। चलिए सर, और मेरे भाई एक बात आप लोगों को याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स आज के मैराथन क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए वो कल के मैराथन क्लास में मेरे दोस्तों तबड़तोड़ तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है। अब अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ मैराथन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या कहा गया। आज जो हमारा क्लास था वो हमारा ज्यादा फोकस होगी 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का ज्यादा से ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे कि भारत में जल प्रदूषण की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। आज हमारा भारत में जल प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा जल जो है पूरी तरह से गंदगी होती जा रही है। इसको आप लोग बाद में देखेंगे मेरे दोस्तों, मेरा बात को ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों। दिन प्रतिदिन आज हमारा जो जल है वो गंदगी इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ को अगर काटेंगे तो बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो गंदी पानी का सप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात यह है सर, दिन प्रतिदिन हमारा जो है हमारा औद्योगिकरण को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, यानी फैक्ट्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और फैक्ट्री को बसाने से जो फैक्ट्री का केमिकल निकलते हैं, मल मूत्र जो भी केमिकल वगैरह चीज होती है वो सीधे जाकर हमारे नदी में मिल जाती है, जिसके वजह से हमारा प्रदूषण पूरी तरह से हो जाता है। हमारा पानी क्या प्रदूषण हो जाती है मेरे भाई, पूरी तरह से हमारा पानी प्रदूषित हो जाती है। तीसरा कारण ये बता सकते हैं मेरे दोस्तों कि चमड़ा का फैक्ट्री, जो चमड़ा का फैक्ट्री बनाए जाते हैं वो बिल्कुल समुद्र के तट पे बनाए जाते हैं, क्योंकि चमड़ा ऐसे ही मेरे दोस्तों बहुत ही गंदगी देती है। और चमड़ा का फैक्ट्री इसलिए बनाया जाता है नदी के किनारे ताकि उसका जो गंदगी चीज है, केमिकल वगैरह उसका जो चीज है वो पूरी तरह से पानी में मिल जाए। इस तरह से मेरे भाई बहुत सारे हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण का क्या क्या कारण है। तो आइए सर बात करते हैं। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। दिन प्रतिदिन हमारा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा भारत का आंकड़ा था 121 करोड़, आज हमारा मेरे दोस्तों हो गया 140 करोड़ पार। तो हमारा दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं जनसंख्या हमारा बढ़ती नजर आ रही है तथा बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जल प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। और दिन प्रतिदिन मेरे दोस्तों हमारा फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण हमारा पानी पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। भारत जल प्रदूषण की प्रवृत्ति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को एकदम डिनोट करना है, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आप लोगों को देखना है मेरे भाई। पहला पॉइंट पे आते हैं सर कि भारत में नदियों के किनारे बसे सभी नगर और महानगर अपने यहाँ के सीवेज को इन नदियों में बिना किसी प्रतिबंध के डाल रहे हैं। सीवेज का मतलब होता है कि जैसे हमारा बड़े बड़े टाउनशिप जो होती है उन लोगों का तो नाली नहीं होता, उसका जो नली होता है ना, उसका नली का पानी मेरे दोस्तों सीधा नदी में जाकर मिल जाती है। महानगर ले या नगर ले, नगर का मतलब जो शहरी इलाके के लोग हैं मेरे दोस्तों वो अपने क्वार्टर से या अपने घर से एक नाली के माध्यम से, एक ड्रेन के माध्यम से अपने पानी को निकाल देते हैं और वो पानी सीधा हमारे नदी में जाकर मिल जाती है। इसके कारण भी हमारा जल पूरी तरह से प्रदूषित होता हुआ नजर आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा है सर नदियों के समीप का मतलब सामने, नदियों के सामने अवस्थित उद्योग भी अपने औद्योगिक कचरे तथा प्रदूषित अवशिष्ट जल को इन नदियों के प्रवाहित जल में डाल रहे हैं। अभी मैंने जैसे आप लोगों को समझाया कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रहा है और फैक्ट्री से निकलने वाले मल मूत्र जो होती है या केमिकल रासायनिक पदार्थ जो होता है वो सीधे नदी में डाला जा रहा है, जिसके वजह से हमारा पानी पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, प्रदूषित होता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 पॉइंट डिनोट करिएगा। तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं सर। तीसरा पॉइंट है आपके सामने, समझिए, रट्टा नहीं लगाना बस, सिर्फ और सिर्फ समझना है। उद्योग में चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रासायनिक उद्योग, आप चमड़े का फैक्ट्री लीजिए या कपड़ा बनाने का फैक्ट्री लीजिए या मेरे दोस्तों लुगदी बनाने का जो फैक्ट्री होती है या कागज बनाने का जो फैक्ट्री होता है, वो पूरी तरह से मेरे भाई तो ऐसा केमिकल छोड़ती है जो इतना गंद होता है मेरे भाई, जो सीधे पानी में जाकर मिल जाती है। वही कह रहा है कि उद्योगों के औद्योगिक अवशिष्ट नदियों के जल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रही है। इन सब उद्योग के कारण भी हमारा आज जल जो है प्रदूषित हो रही है। चौथा पॉइंट पे बात करते हैं सर कि भारत के
कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशक का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आज मेरे भाई किसान भाई क्या करते हैं, अपने पौधों में अगर मान के चलिए कोई कीड़ा लग जाए, उस कीड़ा को हटाने के लिए वो छिड़काव करते, कीटनाशक का प्रयोग करते, उर्वरक का प्रयोग करते, खरपतवार। अब जो खरपतवार है मेरे दोस्तों, उसको जब निकालते हैं खेत से नोच करके, तो ये खरपतवार भी पूरी तरह से मेरे दोस्तों बहकर कहाँ चले जाते हैं, नदी पे जाकर मिल जाते हैं, जिसके कारण से ये भी पानी हमारा प्रदूषित हो जाती है। अब अपने तरफ से बहुत सारे ऐसे पॉइंट डिनोट कर सकते हैं मेरे दोस्तों, जो हमारा पानी को प्रदूषित कर रही है। तो मैंने 4 पॉइंट बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। टोटल आपके पेपर में ये क्वेश्चन मेरे भाई टोटल 5 मार्क्स का छपेगी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं सर कि कुटीर उद्योग। कुटीर का मतलब होता है छोटा उद्योग। छोटा उद्योग उद्योग के किन्हीं 3 विशेषता बताइए। आपसे पूछा गया है जो हमारा छोटा सा उद्योग है, इनकी 3 विशेषता बताइए। छोटे छोटे उद्योग का क्या खासियत है, क्या विशेषता है। तो मेरे दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर बाद में देखेंगे, पहले मेरा बात को सुनिए। छोटा सा उद्योग अपने परिवार के सदस्य के द्वारा ही चलाया जाता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें मशीन जो है कम रेट का मशीन भी अगर मिल जाए तो उससे भी हमारा काम चल जाएगी। साथ ही साथ ये हमारा फैक्ट्री जो होती है, इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और मेरे दोस्तों ये कुटीर उद्योग के माध्यम से उत्पादित वस्तु हम गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हमारा इस कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने परिवार का हम भरण पोषण भी कर सकते हैं। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा उद्योग, जैसे साबुन का फैक्ट्री, अगरबत्ती का फैक्ट्री, मोमबत्ती का फैक्ट्री, इसके बाद हमारा बिस्किट फैक्ट्री। ये छोटे छोटे फैक्ट्री जो हमारा छोटे सी एरिया में ही हम लोग इसका बिजनेस खोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कुटीर उद्योग कहते हैं। वैसा उद्योग जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में, कुटीर उद्योग को कहलाता है। और मेरे दोस्तों जो कुटीर उद्योग होती है हम अपने घर में ही खोलेंगे, ये कोई फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उद्योग को हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वैसे उद्योग जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में, कुटीर उद्योग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर कुटीर उद्योग की 3 विशेषता होती है। अब आते हैं सर कुटीर उद्योग, तो हम लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ चुका है कि आखिर कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। अब बात करते हैं सर कि कुटीर उद्योग की क्या क्या खासियत है। पहला पॉइंट में लिखिएगा मेरे दोस्तों, कुटीर उद्योग की स्थापना में न्यूनतम पूंजी निवेश होता है। मतलब आपके पास अगर थोड़ा सा भी पैसा है ना, अगर 20-30 हजार रुपया भी पैसा है ना, तो आप फैक्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब आप कुटीर उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं। वही कह रहा है पहला पॉइंट में कि कुटीर उद्योग की स्थापना में न्यूनतम थोड़ा सा पूंजी में ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, एवं कम कीमत की मशीनों का, उपकरणों का उपयोग किया जाता है, और कम से कम रेट का हम मशीन लाएंगे और हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, वस्तुओं के निर्माण में प्राय पूरा परिवार का सहयोग होता है। अब मान के चलिए हम साबुन का फैक्ट्री खोल रहे हैं अपने घर में, साबुन का बिजनेस खोल रहे हैं, तो ये जो बिजनेस होती है ना, हम किसी प्रकार के बाहरी लेबर को नहीं लगाएंगे, यानी हमारे फैमिली के माध्यम से ही इस फैक्ट्री को चलाया जाएगा। इस हमारा जो साबुन की जो बिजनेस है, इस साबुन की बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा हमारे फैमिली के जो सदस्यगण है उनके माध्यम से, ना किसी प्रकार का हमें बाहरी लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है सर, कुटीर उद्योग में प्राय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। और ये कुटीर उद्योग जो होती है ना, ये स्थानीय आवश्यकता जो होती है, जैसे हमारे गांव देहात में जो जो चीज की आवश्यकता होती है, जो दैनिक जीवन की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा कुटीर उद्योग में आ जाएगा हमारे जैसे अगरबत्ती बनाना, दैनिक जीवन में हर दिन यूज होता है। बिस्किट हो गया, हर दिन यूज होता है। साबुन हो गया, हर दिन यूज होता है। तो ये हमारा याद रखना है, कुटीर उद्योग हमें प्राय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तथा वस्तु के उत्पादन में स्थानीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये था सर हमारा कुटीर उद्योग किसे कहते हैं और कुटीर उद्योग की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को सुंदर तरीके से ये सारा पॉइंट को समझ में आ गया होगा। अब आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि सर सड़क परिवहन के 3 लाभ बताइए। अब हमारा सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, तीनों परिवहन मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में आप लोगों को समझा रहा हूं, बाकी ऑटोमेटिक आप खुद ब खुद लिख लेंगे। सुनिएगा मेरे भाई, सड़क परिवहन वैसा परिवहन जो लोगों एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सड़क का उपयोग करता है। मतलब ऐसा परिवहन
जैसे आज हम झारखंड में हैं और मुझे बिहार जाना है, तो जिसके माध्यम से हम जा रहे हैं वो तो हमारा यातायात हो गई, लेकिन जिस पर चढ़ कर जा रहे हैं वो हो गया हमारा क्या मेरे भाई, तो बताएंगे सड़क हो गई। वही कह रहा है कि वैसा परिवहन जो लोगों एवं माल को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग सड़क कहते हैं। सड़क के प्रयोग से ही हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, अपना बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सड़क परिवहन कहलाता है। बस सिंपल से याद रखना है, वैसा परिवहन जो लोगों एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सड़क का प्रयोग करता है, उसे सड़क परिवहन कहलाता है। अब आते हैं सर पॉइंट नंबर 1, सड़क परिवहन के 3 लाभ क्या है। पहला लाभ पे आते हैं सर। पहला पॉइंट नंबर 1, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। अब हम मेरे भाई अगर हम सड़क बनाना है, मुझे कहीं भी सड़क बनाना है, क्या करना है मेरे दोस्तों, मुझे कहीं सड़क बनाना है, तो सड़क बनाने के लिए हमें रेल परिवहन की तुलना में कम पैसा में ही हमारी सड़क पूरी तरह से बन जाती है, पहली विशेषता। ठीक है, वही कह रहे हैं कि सड़क के निर्माण के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी की निवेश की आवश्यकता कम होती है, अर्थात रेल परिवहन से ये सस्ता होता है। और हमारा जो सड़क परिवहन है ये रेल परिवहन की तुलना में काफी सस्ता होती है। पहला पॉइंट डिनोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट सर, इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों पर या बहुत ही ऊंचे स्थान या दुर्गम क्षेत्र में भी किया जा सकता है। अब सड़क जो है मेरे भाई, सड़क आप कहीं में भी बना सकते हैं। आप सड़क को पहाड़ों में भी बना सकते हैं, पर आप रेल लाइन पहाड़ों पर बिछा सकते हैं, बिल्कुल नहीं बिछा सकते। वही कह रहा है कि इनका निर्माण मतलब सड़क का निर्माण बहुत ऊंचे स्थान, अगर आप ऊंचे स्थान में भी अगर इसका क्षेत्र में निर्माण करना चाहते हैं तो वो आसानी से आप निर्माण कर सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। इसकी दूसरी विशेषता, और जिसके माध्यम से गाड़ियां मेरे दोस्तों क्या होती है, चढ़ करके बिजनेस को आगे बढ़ाती है। तीसरा पॉइंट है सर इसका, सड़क परिवहन में देखभाल की लागत कम होती है। अब मेरे दोस्तों जो सड़क परिवहन है इसमें देखभाल की लागत जो होती है बहुत ही कम है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे ना मेरे भाई, तो आप देखेंगे कोई लोहा ठोक रहा है, कोई गिट्टी को उठा रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, पर सड़क एक बार बन जाती है तो इसकी में किसी प्रकार की देखरेख नहीं होता है। जब सड़क में कहीं भी खरोच आती है तब उस सड़क का निर्माण किया जाता है। वही कह रहा है कि सड़क परिवहन में देखभाल की लागत कम होती है। देखभाल का जो लागत है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है एवं यह सुविधाजनक होता है। और जो सड़क परिवहन है वो बिल्कुल सुविधाजनक होता है। आपको जहां तक जाना है सड़क आपको वहां तक लेकर जाएगी, पर रेल में वैसा सुविधा नहीं है भाई। ठीक है, तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है। आप जहां पहुंचना चाहेंगे आपको पहुंचा देगी। तो मेरे भाई ये सड़क परिवहन के 3 हमारा लाभ है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि सड़क क्या है, और उसके बाद सड़क परिवहन की क्या क्या 3 खासियत है। ये तीनों खासियत को आपको अच्छी तरह से डिनोट कर लेना भाई। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है सर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। अब आता है सर हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा, वैसा ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा। याद रखना है, वह ऊर्जा जो जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होती है उससे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों, याद रखना है, गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, यह नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरण का मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे जल हो गया कभी समाप्त होगी, हवा हो गया कभी समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगी ना। जैसे पेड़ हो गया कभी समाप्त होगा, नहीं होगा ना। ये सब हमारे क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक आवश्यक स्रोत है। यह हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का एक आवश्यक स्रोत है। कौन, सौर ऊर्जा। वास्तव में यह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। हम सभी को पता है कि अभी हमारा दुनिया इतने आगे निकल चुकी है कि लोग मेरे दोस्तों बिजली के जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, सोलर प्लेट का, जो आज हमारे स्कूल के ऊपर में भी छत में भी लगा होता है। तो वह किसके माध्यम से हमारे पास ऊर्जा पहुंच रही है, तो बताएंगे सर हमारे सूर्य के माध्यम से। जब वो हीट होती है तो वो ऊर्जा जनरेट करते हैं, वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वही कह रहा है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक आवश्यक स्रोत है। वास्तव में यह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यह प्रकाश की किरण तथा धूप के रूप में अर्जित की जाती है। यह प्रकाश की किरण तथा धूप के रूप में इसे हम लोग अर्जित करते हैं। ठीक है, यह पर्यावरण का सबसे अनुकूल ऊर्जा है, और यह पर्यावरण का सबसे क्या है, अनुकूल ऊर्जा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे आते हैं सर, याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे आते हैं सर,
पवन ऊर्जा। अब बात करते हैं सर हम लोग किस पे, पवन ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं पवन ऊर्जा क्या है। पवन ऊर्जा मेरे दोस्तों खास तौर पर राजस्थानी इलाके में किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे रेतीले हैं और जहां पे रेत होती है वहां पे हवा की जो चाल है वो काफी ज्यादा होती है। इस कारण से वहां पे हमारा पवन हवा के माध्यम से दोस्तों बिजली पैदा किया जाता है। वो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यह स्वच्छ एवं सुरक्षित होती है। इसमें किसी भी प्रकार का पवन ऊर्जा में प्रदूषित नहीं होती है, ना प्रदूषण होता है, ना किसी भी चीज को प्रदूषित करती है। ठीक है, ये पृथ्वी के निजी क्षेत्र में अधिकांश दिनों में तीव्र गति से हवाएं चलती है, और कुछ कुछ ऐसी जगह है जो हमेशा हवा चलती रहती है, जैसे आप राजस्थान चले जाएंगे है ना, उस इलाके में। ठीक है, वहां पवन चक्कियों को लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन चक्की इस तरह से लगाया जाता है मेरे दोस्तों, इस तरह से पवन चक्की लगाया जाता है, और इस तरह से मेरे दोस्तों ये घूमते रहते हैं टरबाइन, और इससे हमारे बिजली जनरेट होती है। ये सर हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे आते हैं सर। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट है, याद रखना है कि बायोगैस, जिससे मेरे भाई हमारा गोबर के माध्यम से भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का मतलब ये नहीं एनर्जी, ऊर्जा का मतलब बिजली। तो ठीक है, तो बायोगैस यह मानव एवं पशुओं के मल, घरेलू कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ, खरपतवार। सर खरपतवार किसे कहते हैं, तो दो पौधे के बीच में जो घास फूस निकल जाती है, इसको जब हम लोग नोच कर निकालते हैं तो ये हमारा खरपतवार कहलाता है। तो खरपतवार और जंगलों के कच्चे माल, लकड़ी, उद्योग के गोंद आदि जो पूरी तरह से सड़ जाती है, उसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाया हूं, और एग्जाम में कोशिश करना है पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। ज्यादा कोशिश करें, जितना पॉइंट देकर आप लिखेंगे ना, उतना एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे उतना आपका कॉपी देकर वो इंप्रेस हो जाएगी, और जितना इंप्रेस होंगे उसका मार्क्स भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जल संरक्षण। अब बात करते हैं सर हमारा जो जल संरक्षण है मेरे दोस्तों, जल संरक्षण के बारे में आइए सर बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या। देखिए, वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विधि बताएं। जो हमारा बारिश होती है उसको हम लोग संरक्षण करेंगे कैसे, कोई 3 विधि बताइए। अभी बारिश का पानी सीधे नदी में जाकर बहता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्थानीय लोगों को कुआं खोदने के बावजूद भी कुआं सूख जाती है। भाई ये किसकी गलती है, हमारी गलती है ना भाई। तो वही आपसे कह रहा है कि वर्षा जल संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों का बारे में बात करें, या कोई 3 विधि बताएं कि किसके कारण से हम वर्षा जल संग्रह को नियंत्रण करके रख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप पहला बताएंगे कि सर जो छत का पानी है, छत के ऊपर में ही एक टैंक बना देते हैं। दूसरा आप कहेंगे सर दूसरा कि छत का जितना पानी है, छत का जो पानी है जहां पे इस तरह से पाइप लगा होता है जिसका छत के पानी नीचे गिरती है, वहां पे एक टब की तरह चबूतर की तरह बना देंगे, उसके माध्यम से भी हम पानी को सुरक्षित करके रख सकते हैं। बहुत सारा उपाय है जिसके पानी को वर्षा जल के संग्रह को मेरे दोस्तों वर्षा जल को संग्रह करके आप रख सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए मेरे भाई, सुनिए थोड़ा डेफिनेशन सुनिएगा। वर्षा के बाद जल का उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रह करते हैं। मतलब वर्षा के बाद उस पानी को अगर हम लोग इकट्ठा करके रख लिए हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल संग्रह कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सॉरी ये हमारा डेफिनेशन था। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं सर। पॉइंट नंबर 1, पहले टांका। अब सर टांका किससे कहते हैं मेरे भाई, टांका का मतलब होता है जो छत के पानी पाइप के माध्यम से नीचे गिरती है, उसके नीचे में जो चबूतर टाइप का हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग टांका कहते हैं। सुनिए, यह वास्तव में वर्षा जल को संग्रह करने के लिए एक ढकी हुई भूमिगत टैंक होती है, भूमिगत टंकी होती है। जैसे मैं कैसे दिखाऊं, ये हमारा घर है, घर का पानी इस तरह से मेरे दोस्तों यहाँ पे मेरे भाई एक छेदा किया जाता है, जिससे छत का पानी सारा चीज यहाँ पे आके घुस जाती है पूरी तरह से, और ये हमारे जमीन का स्तर पे होती है। पता भी नहीं चलता है कि जमीन के अंदर में क्या है, हमारा टैंक बना हुआ है। ठीक है, मतलब टंकी बना हुआ है। वही कह रहे कि यह वास्तव में वर्षा जल को संग्रह करने के लिए एक ढकी हुई भूमिगत टंकी होती है, जिसका निर्माण घर में या घर के पास वर्षा जल को एकत्रित करने का उद्देश्य से किया जाता है। कभी इसको हम लोग घर में बनाते हैं, तो कभी कभी हम लोग घर के थोड़ा सा बाड़ी तरफ जो होती है ना, बाड़ी देहाती में हम लोग बाड़ी बोलते हैं और हिंदी में इसको बागान बोलते हैं। तो बाड़ी के पीछे हम लोग मेरे दोस्तों इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि पानी आसानी तरीके से वहां पे जाकर स्टोर हो सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 2,
तालाब एवं झील। अब मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, जो पानी पूरी तरह से बहकर चले जा रही है उसका निर्माण हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करने का उपाय क्या करेंगे, तो हम लोग तालाब खोदेंगे, छोटा छोटा डोभा बनाएंगे, पोखर बना देंगे, और तालाब से मेरे दोस्तों जो भी पानी खेत बहाल से होकर जो भी पानी आएगी वो सीधे हमारे तालाब में आकर रुक जाएगी, और तालाब का पानी हम गर्मी के मौसम में नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़ा खींचने में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वही कह रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रह के लिए धरातलीय संरचनाएं जैसे तालाब एवं झील का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुआं एवं चेक डैम तथा सर्विस कूपों का निर्मित कर वर्षा जल संग्रह किया जाता है। तो मेरे भाई हम सभी को पता है कि तालाब के माध्यम से हम कैसे जल को संग्रह कर सकते हैं वर्षा का, तो हम अच्छी तरह से पता है कि हम एक तालाब खोदेंगे या डोभा खोदेंगे, या मेरे दोस्तों चेक डैम के रूप में भी हम वर्षा के जल को संग्रह करके रख सकते हैं, और इसका पानी जब हमारे गर्मी के मौसम आएगी उस समय हम कभी कपड़ा खींचने में, तो कभी नहाने के लिए, तो कभी मेरे दोस्तों बर्तन धोने में काम आने वाला हमारा ये पानी है। ठीक है, अब आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 4 है सर, याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 क्या था कि रिचार्ज पिट एवं रिचार्ज ट्रेंच या वर्षा जल संग्रह क्या है भाई, सुनिएगा। रिचार्ज पिट का निर्माण, रिचार्ज का मतलब ये मोबाइल रिचार्ज नहीं है भाई, रिचार्ज का मतलब एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक होती है ना। रिचार्ज पिट का निर्माण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में उपयोगी होती है। इस विधि में घर से 8 से 10 मीटर की दूरी पर धरातल के समीप 1 से 2 मीटर चौड़ा, 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा या रिचार्ज पिट बना दिया जाता है, और घर की छत से पाइप का संपर्क रिचार्ज पिट से करा दिया जाता है। जैसे आपका घर यहाँ पे है, अब हम मेरे भाई यहाँ से 10-15 फीट दूरी में यहाँ पे एक चबूतर बना दिए, इस इलाके में क्या कर दिया, एक चबूतर बना दिया और इसमें पाइप जोड़ दिए जो सीधा सीधा पानी आकर मेरे दोस्तों यहाँ पे रुक जाएगी। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिचार्ज पिट। रिचार्ज पिट के माध्यम से भी हम अपने पानी को संग्रह करके रख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये है हमारा पॉइंट, जो आप सभी को बहुत ही सुंदर तरीके से सारा पॉइंट को आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं सर भारत में हरित क्रांति के 3 मुख्य उपलब्धियां ज्ञात कीजिए। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी 1960 के दशक में, आखिर हरित क्रांति क्यों हुआ था? देखिए मेरे भाई, हमारा प्रथम 5 वर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, पहले ध्यान से सुनिएगा। 1951 से प्रथम 5 वर्षीय योजना 1956 तक चली थी, और पहला 5 वर्षीय योजना में ही हमारा ध्यान दिया गया था कृषि व्यवस्था में। जब कृषि व्यवस्था में ध्यान दिया गया तो मेरे दोस्तों देखने लगा कि कृषि में विकास हुई। सब लोगों ने कहा देखो देश को चलाने के लिए सिर्फ कृषि पर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा, चलो उद्योग पर हम लोग ध्यान दे देते। तो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया किस पर, उद्योग पर ध्यान दिया गया। जब उद्योग पर ध्यान देने लगे तो मेरे दोस्तों कृषि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, पूरी तरह से डगमगा गया। अब लोगों ने कहा नहीं भाई सुनो, दोनों को लेकर चले। जब वो लोग दोनों लेकर चले मेरे भाई, कृषि और हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और हमारा जो है उद्योग को जब दोनों साथ लेकर गए तो देखा गया कि कृषि में सही तरीके से विकास नहीं हो पाया। जब हमारा पहला बार विकास हुई थी तब लोगों ने कहा भाई किस प्रकार हम कृषि व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तो हमारे लोगों ने कहा सुनो, एक हरित क्रांति नाम का कोई हमारा संगठन तैयार किया जाए। हरित क्रांति नाम का संगठन तैयार किया जाए। उस समय हमारा डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन ने आवाज उठाया कि हरित क्रांति शुरू करो। कहा हरित क्रांति क्या है भाई, तो कहा उन्नत बीजों का, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करो। किसका? हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करो, और हमारा जो किसान भाई के खेत है वहां तक नहर के माध्यम से पानी पहुंचाओ, नलकूप बैठाओ, सिंचाई के लिए सारी सुविधा दो, ठीक है। और निराई कटाई बुआई के लिए बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी मशीन का प्रयोग किया जाए, बड़े से बड़े मशीन का प्रयोग किया जाए। मेरे दोस्तों जब हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो गेहूं था और पंजाब से शुरू हुई थी। उस समय इतना ज्यादा ग्रोथ हुई हरित क्रांति में, इतने ज्यादा ग्रोथ हुई, इतना विकास हुआ कि लोगों ने अंदाजा नहीं लगा सके कि आखिरकार इतना विकास कैसे हो गई, मतलब इतना उन्नत कैसे हो गई, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति की 3 मुख्य उपलब्धियां क्या है, किस कारण से विकास हुई थी। पहला पॉइंट देखिएगा, 1960 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति हुई उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का पहला पॉइंट, उन्नत किस्म के बीज, मैंने अभी जस्ट बताया
है ना भाई, उन्नत किस्म का क्या किया गया मेरे भाई, बीज का इस्तेमाल किया गया। भारत में 1960 के दशक में खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया। अब हाइब्रिड बीज, अच्छे अच्छे किस्म का बीज हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करा दिया गया कि चाहिए आप लोग इस फसल के लिए, इस गेहूं की फसल के लिए इस बीज को बोइए, इस बार ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगी। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या था मेरे भाई, क्या नई किस्म बीज का उपयोग उपलब्ध कराए गए, किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराए गए। सरकार ने किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा मेरे दोस्तों लोन देना शुरू किया, जिसे पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप पंजाब हो गया, सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये अन्य राज्यों में मेरे दोस्तों इतना वृद्धि हुई, अभूतपूर्व वृद्धि हुआ। अभूतपूर्व वृद्धि का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि इतना विकास हुई कि लोगों ने अंदाज नहीं लगा पाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंचाई व्यवस्था के बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया। सिंचाई की सुविधा, हरित क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां के अंतर्गत सिंचाई की व्यवस्था बड़े बांधों के अतिरिक्त छोटे नहरों तथा तालाबों से भी की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नलकूप, छोटे छोटे नहर बनाए गए, तालाब बनाए गए, ताकि मेरे दोस्तों तालाब का पानी किसान भाई अपने खेतों तक पहुंचा सके। नहर बनाए गए और खेतों के किनारे किनारे के नलकूप बनाए गए, ताकि जेट पंप के माध्यम से उस नलकूप का पानी हमारे खेतों तक पहुंच सके। ये इस कारण से मेरे दोस्तों हमारा हरित क्रांति में काफी विकास हुई थी। आगे का आगे लोगों को भी सिंचाई के साधन के निर्माण में सहायता दी गई, और सिंचाई जैसे कुदाल हो गया, गैंती हो गई, ये सब में अच्छा तरह से सरकार ने ध्यान दिया, और ध्यान देने के बाद नया नया टेक्नोलॉजी दिए, जो उन्होंने मेरे दोस्तों निर्माण किया और अपने फसल में ग्रोथ कर पाए। प्रथम योजना काल से लेकर 1993-94 तक 3000 लाख हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई योजना से जल प्राप्त हुई। वर्तमान में भारत की कुल क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर हो चुकी है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा स्टोरी अगर सही तरीके से सुन रहे हैं तो सारा क्वेश्चन को आप लोग माइंड में पूरी तरह से फिट होता हुआ नजर आ रहा होगा। मैं विश्वास करूं ना इस बात को। और एक बार आप लोग जरूर बताएं कि जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करके ही जाना मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। मैं तो मेहनत कर रहा हूं, हमारे पागल सा टीम वो भी दिन रात आप लोगों के लिए लगे हुए, उनके लिए एक लाइक जरूर ठोक के जाइएगा भाई। आप लोग देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं देते भाई। ठीक है, आप देखिए गुच्छित वस्तु की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। गुच्छित वस्तु मतलब अंगूर का गुच्छा देखें, अंगूर का गुच्छा देखें, जिस तरह देखिए मेरे भाई अंगूर का गुच्छा इस तरह से होता है। ये तो एप्पल देख रहे भाई, इस तरह से हमारा क्या होता है, एक प्रकार हमारा होता है अंगूर का गुच्छा। वही चीज यहां पे क्या रहा है मेरे दोस्तों कि गुच्छित वस्तु की प्रमुख विशेषता बताएं। गुच्छित वस्तु मतलब जहां पे सटा सटा घर हुआ रहता है, जहां पे कम जगह में बहुत सारे घर हैं, उसको हम लोग गुच्छित वस्तु बोलते हैं, बस्तियां कहते हैं। तो इसकी क्या क्या खासियत है ये आपसे हमें पूछ लिया है। तो गुच्छित वस्ती को वे वस्तु होती है, गुच्छित वस्ती वे होती है जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। आप गांव देहात में देखेंगे भाई मकान इस तरह से बनाया जाता है, देखिएगा इसका घर इसके साथ सटा हुआ है देखेंगे, और यहाँ पे एक रास्ता होता है चौड़ा सा जिसमें लोग आना जाना करते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि गुच्छित बस्तियां वे होती है जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्ती का विकास नदी घाटी के सहारे उपजाऊ मैदान में होती है। और इस प्रकार के जो गुच्छित बस्तियां होती है ना, ये खास तौर पर जहां पे नदी घाटी होती है ना, वहां पे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां की जो जमीन है, वहां की जो मिट्टी है काफी उपजाऊ होता है, जिस कारण से लोग आपस में मेरे दोस्तों मिलजुल कर रहते हैं, सटा घर बनाते हैं और विकास करते हैं अपने कृषि व्यवस्था पे। आगे कहता है मेरे दोस्तों, क्या सुनिएगा कि इसके सहारे उपजाऊ मैदान में होती है। यहाँ रहने वाला समुदाय आपस में मिलकर रहते हैं। हम लोग जैसा नहीं भेड़ बकरी की तरह मारपीट लड़के झूठी पकड़ काट मार सारा दो फट मारो इसको। लड़की लोग भी लड़ाई करती है, अब सच बता रहा हूँ। वो लोग सबसे मजा आता है जब उसको बाल्ट पकड़ते हैं ना, तब वो काबू हो जाते लड़की, है ना। वही कह रहा है कि यहाँ रहने वाला समुदाय आपस में मिलकर रहता है और उनके व्यवस्था भी समान होती है। सब लोग क्या कर रहे हैं, कृषि ही कर रहे हैं। चलिए सर, अब आते से इसके विशेषता, पहला विशेषता पे बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं किस पर, पहला विशेषता, पहला क्वालिटी पे बात करते हैं। इसकी क्वालिटी क्या है मेरे भाई, देखिए पहला क्वालिटी की अगर बात करें तो वे बस्ती प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे और बाढ़ आदि से सुरक्षित स्थानों पर बसी होती है। ये जो हमारा गुच्छित बस्ती होती है ना मेरे भाई, ये बाढ़ से बचने के लिए अपने घर को जमीन से ऊपर में बनाते हैं। हाँ,
ये अपने घर को बाढ़ से बचाने के लिए जमीन से ऊपर में बनाते हैं और सटा सटा बनाते हैं, ठीक है, ऊंचे स्थान में बनाते हैं ताकि बाढ़ का पानी नीचे से बहकर चले जाए। दूसरा पॉइंट है सर, इनमें सभी मकान एक दूसरे के समीप बनाए गए। इसका जो मकान है सभी का सभी मकान एक दूसरे के सामने बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं सर, गुच्छित बस्ती एक स्थान पर सेकेंडरी होती है। ये एक ही स्थान पर होता है, हमारा जैसे नाश्ता नहीं, कभी यहाँ घर है तो कभी वहाँ घर है, ठीक है। ये गुच्छित बस्ती का एक स्थान पर केंद्रित होती है, सकेंद्रित होती है, स्टेट होती है, वहीं पे रहता है। चौथा पॉइंट में आते हैं सर कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर मेरे घर में बेटी की शादी है और मेरे पास अगर अभी उतना धन दौलत नहीं है जिससे हम शादी दे सके, तो गांव वाले लोग हमें मदद करेंगे। जब उसकी बेटी की शादी होगी तब मैं उसको मदद करूंगा। मतलब यहाँ पे लोग दोस्तों एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम जैसा नहीं भाई, है ना। इन बस्तियों में रहने वाले लोग सुख दुख में एक दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं एवं कृषि कार्यों को एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर मेरा धान की कटाई हो गया है तो उसका वाला जाकर हम कर देंगे, मेरा मन में पाप नहीं होगा कि मैं क्यों जाऊं, अच्छा हुआ उसका नहीं हुआ, वैसा हम लोग नहीं सोचते हैं। ये हमारा गुच्छित बस्ती कहते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप लोगों को गुच्छित बस्ती क्या है और गुच्छित बस्ती की जो प्रमुख विशेषता है ये बहुत ही सुंदर तरीके से, आपको बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए मेरे भाई, खतरनाक क्वेश्चन, प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण आदिवासियों का वर्गीकृत कीजिए। प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण आदिवासियों का वर्गीकृत कीजिए। मतलब किस किस प्रकार का हमारा बस्तियां होती है। तो हम लोग कभी देखते हैं इस प्रकार का बस्ती होती है जो गांव देहात में देखा जाता है, कभी आप देखिएगा इस तरह से बस्तियां होती है राउंड टाइप का, कभी आप इस तरह से बस्ती देखेंगे भाई त्रिभुज टाइप का देखेंगे, ये इस तरह से त्रिभुज टाइप का बस्ती देखेंगे। तो ये बस्तियां अलग अलग होती है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि आदिवासियों का वर्गीकृत कीजिए। पहला देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा डिफिनेशन देखिए। ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकान की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। मकान की जो स्थिति है वह किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण आदिवासियों को निम्न वर्गों में बांटा गया। पहला, रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्ती में मकान, सड़कें, रेल लाइन, नदी, नहरें, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होती है। अब ये जो हमारा रेखीय प्रतिरूप है वो हमारा देखेंगे सड़क के किनारे बना हुआ होता है, या आप चलेंगे देखेंगे तो नदी घाटी परियोजना के सामने बना होता है। इस तरह से रेखित बस्ती होते हैं भाई, इस तरह से इधर घर बना होता है, ठीक है, और इस प्रकार हमारा सड़क है भाई, ये हमारा क्या है, सड़क, आने जाने का क्या है, सड़क है। ये हमारा रेखीय बस्ती है। तो ये बस्ती हम लोग कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे रेल लाइन बिछाता है वहां पे भी हम लोग देखते हैं। गांव देहात में तो दिख ही रहते हैं, साथ ही साथ जो हमारा हमारा नदी घाटी जो होती है वहां पे भी हम लोग को नजर आता है। पहला पॉइंट। दूसरा, आयताकार प्रतिरूप। इस तरह से देखेंगे भाई बस्तियां, इसे हम लोग बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। आप इस तरह से देखेंगे आयताकार प्रतिरूप इस तरह से बनाया जाता है भाई, ठीक है। तो आयताकार प्रतिरूप, ग्रामीण बस्ती का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्र या चौड़ी अंतराल पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और इस तरह से मेरे दोस्तों एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर पूरी तरह से काटती है। तो ये हमारा आयताकार प्रतिरूप है जो मैदानी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा हम सभी को देखने को मिलता है। तीसरा है सर वृत्ताकार प्रतिरूप। एक आता है सर हमारा वृत्ताकार प्रतिरूप। इसके किनारे किनारे होता है मेरे दोस्तों क्या, रास्ता होती है जिससे लोग अंदर जाते हैं भाई, ठीक है। तो वृत्ताकार प्रतिरूप, इसमें घर वृत्ताकार या अर्धवृत्त में बने होते हैं जिसमें बीच में एक खुला स्थान होता है। अब ये बीच का स्थान मान के चलिए खुला है, सब लोग यहाँ पे आएंगे भाई, है ना, सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रास्ता है आने जाने के लिए, ठीक है। वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे आने जाने के लिए क्या है भाई, रास्ता है। वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि इसमें घर वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार में बने होते हैं जिसमें बीच में एक खुला स्थान होता है, जिसमें बीच में एक पूरी तरह से खुला स्थान होता है। इस प्रकार के गांव, झीलों और तालाबों आदि क्षेत्र के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होती है। अब इसी के किनारे किनारे लोग बस गए हैं भाई, तो हमारे विकसित बस्तियां हो गई। तीसरा, तारकीय बस्ती भाई, तारकीय बस्ती, ये आपसे पूछा गया तारकीय बस्ती के बारे में, सुनिएगा मेरे दोस्त। इस प्रतिरूप में बस्तियां का विस्तार एक मुख्य केंद्र से बाहर की ओर तारे के समान, अच्छा हम लोग स्टार देखें ना भाई, इस तरह से बस्तियां होती है, तारे के समान होते हैं। यह आमतौर पर सड़कों या मार्गों के जाल के कारण होते हैं। ये जाल जो होते हैं भाई, जहां पे देखेंगे कि ऐसा कोई जगह है जहां पे हर समय कभी इधर से रास्ता है तो कभी इधर से रास्ता है, भूल भुलैया देखिए ना मेरे दोस्त, वैसे रास्ते पर हमारा जो बस्तियां होती है वो तार की जैसे होते हैं, मतलब स्टार तारा की तरह बनाया जाता है। मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि सारा पॉइंट
जो मैंने आप लोगों को बताया अभी सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये सब सारा जितना क्वेश्चन मैं बताया आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन मेरे भाई 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर चल रहा हूं आप लोगों का, जो अगला हमारा क्लासेस होगी ना, वहां पे हमें भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करूंगा कि भौगोलिक स्थिति क्या है मेरे भाई। जैसे चावल की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, गेहूं के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें, कपास की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करें। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि यहां से जिस तरह से मैप का 5 क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से भौगोलिक स्थिति का क्वेश्चन को भी आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं 5 मार्क्स वाला। तो अगर आप तैयार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, शुरू से लेकर अंत तक देखिए मेरे दोस्तों कैसा फील हुआ है कमेंट में जरूर मेंशन करें, आपकी मेंशन से हमें ताकत मिलती है। बाय बाय, लव यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।